नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने के हादसे के बाद प्रशासन जागा है। अधिकारी अब शहर के छोटे बड़े अस्पतालों में दौरे कर फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक शहर के कुछ नर्सिंग होम और अस्पतालों के पास एनओसी भी नहीं, तो वहीं कुछ अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त संसाधन भी मौजूद नहीं है। और कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने के बाद प्रशासन अब जगह जगह दौरे कर रहा है और सक्रिय होने का दावा भी कर रहा है। लेकिन अगर यही प्रशासन एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद जाग गया होता तो आज हादसे में बच्चों की जान न गई होती। हमीदिया अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में भी फायर सेफ्टी के इंतजाम को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी फायर सेफ्टी के इंतजाम की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मध्य प्रदेश सरकारी भवनों में आग लगने के मामले में दूसरे नंबर पर और रिहायशी इलाकों में आग लगने के मामले में पहले नंबर पर है। वहीं एनसीआरबी की यह रिपोर्ट राज्य की आग से निपटने की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है और प्रशासन को आईना दिखा रही है। वहीं राज्य में पिछले साल ही रिहायशी इलाकों में आग लगने की 907 घटनाएं हुई, जिसमें 866 लोगों की मौत हो गई। आज हम आग लगने की इन्हीं घटनाओं, उससे निपटने के पर्याप्त संसाधन और एनसीआरबी रिपोर्ट आने के बाद की प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जबलपुर से इंडिया न्यूज के संवाददाता की हमीदिया अग्निकांड के बाद प्रशासन की सक्रियता और एनसीआरबी रिपोर्ट को लेकर के ज्यादा जानकारी वो दे रहे हैं, जरा आप भी देखिए। अगर बात की जाए अग्नि हादसों के मामलों की और सरकारी इमारतों में होने वाली इस तरीके की दुर्घटनाओं की, तो एनसीआरबी के आंकड़े जो है उनमें ये खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है। और सबसे बड़ी वजह है कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जाता। जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में भी ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जिनमें कई लोगों की जान गई है और भारी संपत्ति को जो नुकसान है वो पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिन विभागों को जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं उदासीन रवैया अपनाते हैं। जो समय समय पर फायर ऑडिट होना चाहिए वो नहीं किया जाता और यही ऐसे हादसों की बड़ी वजह बनती है। अगर समय समय पर नगर निगम और बाकी विभाग जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसों पर लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। अगर बात की जाए तो ऐसे कई हादसे हाल ही में हुए हैं जिनमें ये सामने आया है कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको नहीं जांचा गया, नहीं परखा गया, जिनकी वजह से ऐसे हादसे कहीं ना कहीं होते रहे। एक बार फिर अब जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है और ये खुलासा हुआ तो अब देखना होगा कि विभाग जो है वो कितना जागता है और अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन जिम्मेदारों के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते और ऐसे बड़े हादसों की वजह जो है वो यही कारण बनते हैं। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं हमीदिया अग्निकांड के बाद रायपुर में फायर सेफ्टी की जांच को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार, जरा वो भी देखिए। राज्यों में विशेषकर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिकल या अथवा अन्य कारणों से आगजनी हो जाती है, जिससे जानमाल का नुकसान होता है। कोविड टाइम में बहुत सारे हॉस्पिटलों ने एक्सपेंशन किए हैं, नए बिस्तर लगाए हैं, नए इक्विपमेंट लगाए हैं। तो इसको चेक करने हेतु, ताकि ये सभी मापदंड अनुरूप हैं, इसके अंतर्गत करीब 10 से 12 टीम का गठन किया गया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, साथ ही पुलिस और दमकल विभाग के भी अधिकारी हैं। जल्दी इसकी रिपोर्ट आएगी। हमने कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर सारे अस्पतालों की जांच हो जाए। हमने देखा कि कई राज्यों। वहीं भोपाल की कमला नेहरू अग्निकांड के बाद रायपुर में भी फायर सेफ्टी की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता, आप भी देखिए। हमीदिया अस्पताल में आगजनी होने के बाद जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन वहां पर 4 बच्चों की मौत के दावे कर रहा है। अब इसका असर और उस आगजनी की आग छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने लगभग 10 से 12 टीम ऐसी बनाई है जो फायर ऑडिट करेगी। राजधानी की सभी आवासीय बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक परिसरों और अस्पतालों का वह इस तरीके से यहाँ पर आकलन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और इसके
की संख्या में न केवल ऑफिस है, न केवल यहाँ पे दुकानें संचालित है, फोटोकॉपी का व्यवसाय यहाँ संचालित होता है और सैकड़ों दुकानें इस परिसर में है, लेकिन अब तक यहाँ पर फायर सिस्टम ही नहीं बनाया गया है। तो कलेक्ट्रेट के सामने ही जब यह हाल है तो राजधानी की अन्य इमारतों का क्या होगा। साल में बच्चों के वार्ड में जिस तरीके से आगजनी हुई, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ के बच्चों के अस्पताल में जिस तरीके से फायर सिस्टम लगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा फायर सिस्टम लगा और बिल्डिंग में ये लगाना अनिवार्य है, इसके बगैर मान्यता भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम एक बच्चों के अस्पताल में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फायर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है और जिस तरीके से कलेक्टर रायपुर ने फायर सिस्टम के ऑडिट की बात कही है पूरे राजधानी की भवनों की, अस्पतालों की, तो अब इस तरीके से जिस भी अस्पताल में फायर सिस्टम नहीं होगा वह अस्पताल पूरी तरह से उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो एनसीआरबी रिपोर्ट ने कई तरीके के खुलासे किए हैं और प्रशासनिक दावों की अब पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लगातार ये दावे किए जाते रहे कि किसी भी संस्थान के अंदर, चाहे वो अस्पताल हो, शिक्षण संस्थान हो या किसी भी तरीके का दूसरा संस्थान, वहां पर सभी जो जितने भी नॉर्म्स हैं वो पूरी तरीके से पूरे किए गए हैं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी सभी को है। बाकायदा एक नियुक्ति वहां पर इसी को लेकर के ऑपरेट करने को लेकर के की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब हमीदिया अस्पताल के अंदर ये घटना होती है, ये हादसा होता है, उसके बाद से अलग अलग इमारतों के अंदर, संस्थानों के अंदर जब देखा जाता है, परखा जाता है, जांचा जाता है, तो बहुत सारी खामियां उसमें निकल करके सामने आती हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ फायर एक्सपर्ट साजिद खान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साजिद जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ फायर फाइटर पंकज खरे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियर गौरव वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गौरव वर्मा। और फायर सेफ्टी इंजीनियर योगेश सिंह सिलाज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश सिंह जी बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने, आप जुड़े हमारे साथ। और लेकिन मैं आप सभी के पास आऊं, मैं जरा आपसे एक एक रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जरा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को। भोपाल के हर छोटे बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी की जांच के लिए अब प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंच रही है। एमपी सरकार ने फायर सेफ्टी को लेकर के जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं रायपुर में भी प्रशासन को फायर सेफ्टी के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की इस घटना के बाद आसपास के जो इलाके हैं और खास करके चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या तमाम दूसरे और जो राज्य हैं, वहां पर अब हड़बड़ी में आकर के बहुत तेजी के साथ अब इन मामलों को लेकर के गंभीरता से लिया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर खास तौर पर निगरानी बरती जा रही है। ये देखा जा रहा है कि वहां पर क्या एनओसी सर्टिफिकेट ले रखा है कि नहीं फायर सेफ्टी का, और साथ ही साथ इक्विपमेंट क्या वहां पर है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से आज भी ऐसी इमारतें हैं जहां पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इक्विपमेंट तो है लेकिन उनको चलाना नहीं आता है, कोई ऑपरेटर वहां पर नहीं है। कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर इक्विपमेंट भी है, फायर सेफ्टी के लिए ऑपरेटर भी है, लेकिन उनकी सर्विसिंग सही टाइम पर नहीं होती है और इसलिए वो चलते नहीं है, उनको देखा नहीं गया है। और इसीलिए इससे पहले भी हमारे साथ एक कार्यक्रम में इसी तरीके से हमारे साथ गेस्ट जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि मॉकड्रिल होनी चाहिए। यही एक पैमाना है कि वहां पर अगर कभी भी खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो क्या असल मायने में क्या चीज काम कर रही है, कैसे काम किया जा सकता है, कैसे लोगों को अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बचाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हम कभी करते ही नहीं है, हमने कभी ऐसी मॉकड्रिल की ही नहीं है। तो इसलिए किसी को भी ये पता नहीं होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसे अगर हालात बन जाते हैं कि आग लग जाती है या धुआं उठ रहा है या वहां पर कोई भी गलत तरीके की स्थिति बन रही है, तो कैसे उससे बचना है, कैसे उससे बाहर आना है। तो इन सभी चीजों को लेकर के जानकारी नहीं होती है, ऐसा अनुभव किसी के पास नहीं होता है। और इसीलिए क्या होता है, अचानक से जब भी कभी आग लगती है, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है, भागना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए, आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए, ये समय समय पर ऐसी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और खास करके ऐसे जो बड़े संस्थान हैं उनमें खास करके इन चीजों के बारे में जानकारी होना, वहां पर लोगों को जागरूक करना, ये बड़ा हद तक जरूरी है। लेकिन अब आनंद फानन में ये सभी चीजें की जा रही हैं। दरअसल एनसीआरबी रिपोर्ट का भी यहां पर हवाला लिया जा रहा है और एनसीआरबी रिपोर्ट के जरिए जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला हुआ। और ये माना जा रहा है कि अगर एनसीआरबी रिपोर्ट का अगर सही तरीके से उस पर देखा जाता, उस पर अमल किया जाता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन जरा मैं पंकज खरे, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज भी जो स्थितियां बनी हुई हैं,
हमीदिया अस्पताल के अंदर जो कुछ हुआ उसको टाला जा सकता था, उसको रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लापरवाहियां हुई हैं, नजरअंदाज, इन जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उनको नजरअंदाज कर दिया गया। क्या आपको भी यही नजर आता है? जी नमस्कार, जय हिंद। ये सच्चाई है कि जो कमला नेहरू हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ है वो हादसे को टाला जा सकता था। यदि गंभीर रहते हुए वहाँ का जो स्थापना का जो स्टाफ है, यदि गंभीर रहते हुए वो फायर एनओसी लेता और फायर इक्विपमेंट इंस्टॉल करता तो ये निश्चित ही है कि वो उस आग को वहाँ के स्टाफ ही कंट्रोल कर लेता और इतना बड़ा हादसा टल जाता। बिल्कुल। और इतना बड़ा हादसा जो हुआ जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे इसमें घायल भी हुए, हालांकि उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन अब क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि अब जो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो इससे पहले तक सामने आ चुकी थी, 2020 एनसीआरबी की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 900 से ज़्यादा ऐसे ही आगजनी के मामले सामने आए, जिसमें 800 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता से नहीं लिया। ये लास्ट टाइम 6 महीने पहले हमने कोरोना काल में पूरे भोपाल में सभी शासकीय और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमने जांच की थी और कोरोना काल में ही हमने सभी को फायर ऑडिट के और फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस दिए गए थे जी। तो लगभग सभी ने इसका पालन किया था। कुछ 20 से 25% हॉस्पिटल रह गए थे। तो जहां ये कमला नेहरू भी उसी लाइन में आता है। जैसे हमीदिया हॉस्पिटल ने लास्ट टाइम एनओसी ली है, कमला नेहरू हॉस्पिटल को भी नोटिस दिए गए थे। हाँ। लेकिन उनके पास फायर एनओसी नहीं थी। तो यानी कि आज भी ऐसे कई अस्पताल होंगे जी। हाँ, जहां पर ऐसे ही अभी एनओसी नहीं ली गई होगी या नॉर्म्स को अभी तक पूरा नहीं किया होगा, तो ऐसे में एक्शन भी होता है? और क्या जी action बोलिए। होता है, बेशक होता है। हेलो। बेशक होता है, उन पर कार्यवाही की जाती है। हमारे आयुक्त महोदय को उसकी सूचना दी जाती है और यदि किसी प्रकार की किसी हॉस्पिटल में घटना होती है तो उसको सील बंद किया जाता है और अग्रिम कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसे कितने संस्थानों पर अभी तक कार्रवाई हुई है सर? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आप फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एनओसी के लिए आप बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं या फिर ऐसे संस्थान हैं जहां पर एनओसी तक नहीं ली जाती है। आप कह रहे हैं कि नोटिस भी दिया जाता है, एक्शन भी होता है, लेकिन लोगों का तो ये मानना है कि एक्शन कितना होता है, क्या होता है? कोई आंकड़ा भी है सर इसमें, कितने एक्शन हुए इससे पहले तक? वो इसी से जोड़ देंगे। नहीं, एक्शन तो फिलहाल भोपाल में कहीं नहीं हुआ क्योंकि इतना बड़ा हादसा हॉस्पिटल में, स्पेशली हॉस्पिटल में कहीं नहीं हुआ है। ये पहला मामला है। हाँ। सूरत में हुआ था, गुजरात में, तो वहाँ प्रशासन ने एक्शन लिया था, कड़ी कार्रवाई की थी। भोपाल में इस तरह का हादसा नहीं हुआ है। और अब आप अभी भी जाएंगे तो लगभग सभी हॉस्पिटलों में फायर एनओसी ली जा रही है और इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। हाँ। अभी हमारी कार्यवाही भी चालू है और लगभग 6 महीने पहले भी हमने कार्यवाही की थी। हाँ, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, लेकिन जैसा कि अस्पताल में अगर इक्विपमेंट होते या उन इक्विपमेंट को चलाने के लिए लोग होते तो शायद इतना बड़ा हादसा इस अस्पताल के अंदर ना होता। ये आज कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल तो ये भी है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो जिस तरफ इशारा करती है, शायद उस तरफ पहले से ही ध्यान दे दिया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा आज नहीं होता। गौरव वर्मा भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। गौरव वर्मा जी, आज सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? आप कोई भी इमारत होती है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट वहाँ पर नहीं होते हैं या कोई बुनियादी चीज़ें वहाँ पर अगर नहीं होती हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? वहाँ पर अगर राहत बचाव कार्य अगर करना है, वहाँ पर लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना है, बचाना है, तो सबसे बड़ी परेशानी वहाँ पर उस वक्त क्या नजर आती है? देखिए क्या होता है कि इंदौर में अगर देखा जाए तो 10,000 बेड के हॉस्पिटल है, ठीक है, और इसमें से कुछ जो है 50-55 बेड वाले हैं और ये पुराना स्टेबलिशन है, मतलब पुरानी बिल्डिंग से है। यहाँ पे कोई इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो रिसेंट जो नए हॉस्पिटल बन रहे हैं उसमें इन सब चीजों की है। हम हेलो जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? गौरव वर्मा जी बताइए, अपनी बात पूरी हेलो। कीजिए। हेलो। गौरव वर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। उसके आसपास आपने देखा होगा घनी आबादी होती जा रही है। तो आबादी होने के कारण क्या होता है, फायर फाइटिंग का जो है गाड़ी प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाती है और मतलब आग लगने का जो होता है मतलब क्विक डिसीजन वाला होता है। वहां पे अगर आबादी रहेगी तो वहां पे गाड़ियां पहुंच नहीं पाती है और जो है प्रॉपर तरीके से काम हो नहीं पाता है। ये सब रहती है। ठीक है, मैं वापस पंकज खरे जी आपके पास आता हूँ।
जब आप भी जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कहीं पर अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसे हालात होते हैं, आगजनी है या कोई और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये भी देखा जाता है कि प्लान तरीके से कुछ नहीं होता है वहाँ पर, ना तो नक्शा होता है ना पहले से, क्योंकि बाकायदा इन सब के लिए एक नक्शा भी दिया जाता है कि अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आपको कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ से आपको बाहर निकलना है। इन सब चीज़ों के प्रावधान होते हैं, होने चाहिए, लेकिन क्या वाकई में होते हैं क्या ऐसा? जब आप पहुँचते हैं, आप जब राहत बचाव कार्य शुरू करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती हैं क्या? वो डिपेंड करता है जिस संस्थान में आग लगी है, जिस हॉस्पिटल में आग लगी है, और वहाँ यदि एनओसी है, यदि फायर एनओसी हमारे द्वारा ली गई है, तो वहाँ हमारे द्वारा एक आर्किटेक्ट होता है, फायर इंजीनियर होता है, फायर इंजीनियर के द्वारा एक ड्राइंग बनाया जाता है। उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर पर है, बेसमेंट में है, क्या क्या रिस्क हैं, तो उस हिसाब से एक ड्राइंग बनाया जाता है और उस ड्राइंग के हिसाब से ही वहाँ फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन किया जाता है सिस्टम। उसमें एक फायर एग्जिट होता है, फायर इमरजेंसी साइनेज होते हैं और इमरजेंसी एग्जिट होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये सब हम विजिट करते हैं। जब टेम्परेरी एनओसी लेते हैं तो उसमें हमारी टीम जाती है और वहाँ ये देखते हैं कि ड्राइंग के हिसाब से काम किया गया है या नहीं। ठीक है, साजिद खान भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। साजिद, मैं ज़रा ये भी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जब ऐसी कोई भी घटना होती है तो उस वक्त पहली चीज़ जहन में क्या नज़र आती है? क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो अपनी जान बचाना चाहते हैं और उस वक्त पहले से ही भगदड़ मच चुकी होती है और हर कोई बाहर निकलना चाहता है, हर किसी को अपनी जान की परवाह होती है, लेकिन इस दौरान ऐसे जो हादसे होते हैं, और ख़ास करके अभी हाल ही में जो अस्पताल के अंदर हादसा हुआ उसमें कहा गया कि धुआं सिर्फ वहाँ पर हुआ, आग नहीं लगी। तो ये आखिर दिखाता क्या है? ये शॉर्ट सर्किट की तरफ इशारा करता है, या क्योंकि एक वहाँ पर थ्योरी ये भी कहती है कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें ब्लास्ट हुआ और इसी वजह से आग लगी। तो आग लगना तो बाद का विषय था, लेकिन पहले वहां पर धुआं उठता है, तो क्या ये शॉर्ट सर्किट की तरफ इशारा करता है? इस थ्योरी को कैसे समझें? आगे हेलो जी बताइए साजिद खान। अब आई आवाज जी हेलो साजिद खान, मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए। हेलो साजिद खान, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बताइए। ये खराब। साजिद खान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं वापस जरा गौरव वर्मा, क्योंकि बाकायदा एक खाका तैयार किया जाता है जिस बात का जिक्र पंकज करीबी जी कर रहे हैं कि एनओसी से पहले वहां पर सभी चीज़ों को देखा जाता है, कितनी बिल्डिंग है, कितना रिस्क है, कितना खतरा है, और उसी के मुताबिक जो है ना वहाँ पर ड्राइंग की जाती है और नक्शा उसका तैयार किया जाता है। तो उसमें क्या सभी चीज़ें देखी जाती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, वहाँ पर इक्विपमेंट ना होने की वजह से, अगर इक्विपमेंट भी है तो वहाँ पर कोई एक ऑपरेटर भी होता है अलग से, या किसी को आप जानकारी देते हैं कि आपको कैसे उसको चलाना है? जी बोलिए। हाँ, मैंने ये पहले वाले मोबाइल पे। गौरव वर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गौरव वर्मा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। पंकज खरे हमारे साथ लगातार हैं। पंकज खरे जी, ये जो विषय है इसमें आपने भी देखा होगा, एक लंबे समय से आप काम भी कर रहे हैं, तो हाल ही में जो अस्पताल के अंदर आग लगी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, इसी वजह से आग लगी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर धुआं होता है और धुएं की वजह से ही बच्चों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नहीं मिल पाई और इसी वजह से वहाँ पर 6 बच्चों की मौत हुई। इसमें आपको क्या नजर आता है? हालांकि ये जांच का विषय है। देखिए, हमीदिया हॉस्पिटल में जो एक शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दुर्घटना घटी जो हमने वहाँ पे देखी, और उसको कंट्रोल किया फायर ब्रिगेड ने जाते ही अपना, और बाकी जो हमारा काम था फायर ब्रिगेड का टीम का, हम लोगों ने अपना बढ़िया किया। तो जी। उस वक्त जब आपकी टीम वहां पर पहुंची, आप लोग वहां पर पहुंचे, तो आपने क्या देखा था उस वक्त? वहां पे धुआं था। जब धुआं था तो हमारी टीम अंदर आईसीयू में पहुंची। वहां पे हम लोगों का एक टेक्निक होती है कि जमीन में बैठ के हम लोगों ने फायर फाइटिंग करी। धुआं होता है 4 फीट ऊपर, और नीचे जब बैठे तो हमारे फायरमैन जितना भी स्टाफ था उन्होंने ब्रांच पकड़ के, और जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो CO2 वहाँ पे उसका इस्तेमाल करा और इस्तेमाल करके आग को बुझाया।
अब क्योंकि केबिल का धुआं होता है, धुआं तो बढ़ता है और वो धुआं बढ़ा तो वहाँ पे सफोकेशन हुआ। तो हमारे कर्मचारियों ने फिर मैसेज पास करा कि यहाँ पे हम लोगों को दीवार तोड़ना है, कांच तोड़ना है। तो जो साधन मिला उस जी, वक्त पंकज खरे बोल रहा हूँ। वो तोड़ा, उससे कांच तोड़े। पंकज खरे। उसके बाद सारी खिड़की दरवाजे खोलने के बाद जब वेंटिलेशन मिला तब पूरा कंट्रोल में आया। और फिर बाकी काम मेडिकल का था, उन लोगों ने अपना काम किया। फायर की हम लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी करी। फायर में कहीं कर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सही रिस्पांस टाइम पे पहुंचे। 3rd फ्लोर पे थे, हमारा पाइपलाइन, हमारा पंप पीटीओ डालकर अपना बढ़िया प्रेशर से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आपको और लगता आग है, हम लोगों ने आपको लगता है बुझाई। कि वहां पर अगर फायर सेफ्टी जी। इक्विपमेंट अगर वहां पर मौजूद होते, सुरक्षा के अगर वहां पर इंतजाम होते पहले से, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता? इंतजाम तो थे, अगर वो एएमसी नहीं था, कंट्रोल में नहीं थे, और अगर वो वहां पे चल नहीं पाए या चलाए नहीं, या उनको अभी हमने 3 महीने पहले ट्रेनिंग दी थी पूरे स्टाफ को, सिक्योरिटी स्टाफ को, नर्सेस को, और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर थे रविंद्र चिवायत सर, उन्होंने एक मीटिंग भी ली थी। हमने उनको बताया था कि अगर आपके आईसीयू में 6 एसी लगे हैं तो 2 बंद कर दें, 4 चालू करें, और उनका एक रोस्टर बना दें, कंटिन्यू ना चलाएं। कंटिन्यू चलाने में देखिए पूरे देश में जहां भी अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं आईसीयू में ही क्यों हुई हैं, उसका कारण ये था कि आईसीयू के अंदर आपका सैनिटाइजर, स्पिरिट, ऑक्सीजन, एयर टाइट कंपार्टमेंट, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, एक चिंगारी काफी होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने उनको बताया था, और फायर ऑडिट भी रिपोर्ट के लिए उनको लेटर दिया नगर निगम, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने आदेश दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सभी स्टेट को फॉरवर्ड किए गए। हमारे संभाग आयुक्त महोदय ने, कमिश्नर साहब ने लागू किया, हमारी फायर की टीम भोपाल की सभी लोगों ने एक टीम बना के सर्वे करा, नोटिस दिए, और उनको फायर का काम कराने के लिए लिखित में दिया, और उनकी पावती भी हमारे पास। लेकिन ये ध्यान रखिए, जानकारी दी जाती है कि आपको नोटिस देने से इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, लेकिन योगेश सिंह सिलाई जी से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो जानकारी है ना वो लोगों को के पास तक होती नहीं है। इक्विपमेंट होते हैं, वहां पर सभी चीजें भी होती हैं कई बार, लेकिन उसको चलाएं कैसे ये लोगों को नहीं पता होता है। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति उस वक्त बन जाती है कि आप सामने मुश्किलें भी हैं, आग भी लगी हुई है, लेकिन साथ ही साथ आपको कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे आपको उसको चलाना है, ये नहीं मालूम है। जी, अब मैं आपको बताता हूँ योगेश जी, हम अपने बच्चे को परिवार में योगेश सिंह सिलाई जी, मेरा सवाल आपसे है। हाँ, इसके लिए, और ये हमीदिया हॉस्पिटल में जो भी दुर्घटना घटी है, मैं जितने भी परिवार हैं उनके लिए मैं बहुत हार्दिक मैं बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ। जो भी घटना घटी है, मैं यही अपेक्षा करूंगा कि कभी लाइफ में, जिंदगी में ऐसा कभी घटना कहीं नहीं घटे। लेकिन इस चीज का मैं आपने जो मेरे से पूछा गया कि जो फायर एक्सटिंग्विशर वहां लगे रहते हैं उनको चलाने की क्या मेथड, क्या विधि होती है, कौन सा इक्विपमेंट कौन सी फायर पे यूज होगा, किस तरीके से अपने को उनको चलाना चाहिए, वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसकी जांच अपने को कैसे करनी चाहिए, इस बारे में आपको ये बताना चाहूंगा। क्योंकि फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट के लिए क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर हर अपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में, हर जगह अवेलेबल होते हैं, लेकिन बस से पहले अपने को ये देखना पड़ता है कि वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या रिफिल या उसकी सर्विस हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। कोई भी इक्विपमेंट हो, अलग अलग प्रकार के अलग अलग फायर के लिए अलग अलग इक्विपमेंट बनाए गए हुए हैं। एबीसी पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है, बिजली वगैरह कई सॉलिड आग वगैरह इन पे यूज होता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, वो एक सॉलिड फायर के लिए यूज होता है। CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है जो एक बिजली वगैरह उनके लिए यूज होता है। क्या होता है कि जानकारी अपने को पूरी तरीके से जानकारी न होने के कारण से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग पे अपने को इस्तेमाल करना है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, हाँ। ये प्रॉपर अपने को अगर जानकारी नहीं होने के कारण से भी उस फायर एक्सटिंग्विशर से प्रॉपर तरीके से अपन आग नहीं बुझा पाते हैं, और वो बड़ी आग का रूप ले लेती है। ठीक है, यानी कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, इसकी जानकारी नहीं होती है कई बार, इसलिए भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, गौरव वर्मा, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेता हूं कि अगर ऐसा सिचुएशन बन जाती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए,
क्योंकि ये तो एम्प्लॉयज को या फिर जो संस्थान के अंदर लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, उनको भी इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए। क्योंकि साजिद खान ने ये बताया कि ये तो समय समय पर जानकारी दी जाती है, पहुंचाया जाता है कैसे आपको ऑपरेट करना है उस इक्विपमेंट को, फिर भी उसके बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। गौरव वर्मा, लेते ही इस चीज क्या आता है कि चीजों का प्रॉपर मुझे तो ये चाहता हूँ कि जैसे होना चाहिए जो है समर्थन चीजों की वो प्रॉपर नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देखें। ये होता है कि चलिए आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है गौरव, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ठीक है पंकज खरे जी, मैं जरा आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप कई बार ऐसा होता है कि जानकारी का अभाव होता है, वहां पर ऑपरेटर नहीं होता है, इक्विपमेंट भी है, एनओसी भी ले रखी है, सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन अब सामने आग लगी है, इक्विपमेंट भी आपके पास है, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करें ये नहीं पता है। अब ऐसे में क्या करें फिर, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जी मैं साजिद खान बोल रहा हूँ सर। हाँ। लाइन पे मैं हूँ और नहीं पंकज खरे, मेरा सवाल एक मिनट साजिद जी, एक मिनट पंकज खरे जी, मेरा सवाल आपसे है। पंकज खरे जी आ रहा है आवाज? पंकज खरे मुझे सुन पा रहे हैं आप? एक मिनट, आवाज हमारी लाइन एक है और चलिए ठीक है साजिद खान आप जरा जवाब दीजिए, कोई नहीं जी बताएं। ठीक है पंकज खरे, मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इक्विपमेंट भी है, एनओसी भी ले रखी है, लेकिन सामने अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, सामने आग भी है, आग को बुझाना भी है, इक्विपमेंट भी आपके पास, लेकिन अब उसको ऑपरेट करना नहीं आता है किसी को भी, तो इसको लेकर के क्या किया जाएगा? हालांकि ये होता है कि समय समय पर जानकारी दी जाती है, लेकिन उस वक्त जब घटना हो रही है तो ऐसे में उस परिस्थिति को से निपटने के लिए जिन लोगों को होना चाहिए वो नहीं है, ऑपरेट करने के लिए लोग नहीं है, और जिनको वहां पर मौजूद होना चाहिए वो भी नहीं है, तो अब कैसे किया जाए फिर? ये एक डर का माहौल रहता है, क्योंकि जब एनओसी दी जाती है तो हमारा पूरा स्टाफ जाता है वहाँ, उस संस्था को हम ट्रेंड करते हैं कि कहाँ से इमरजेंसी एग्जिट है, यदि किसी प्रकार की आगजनी होगी तो आपको कहाँ से निकलना है। कभी भी आगजनी होती है तो ऊपर के फ्लोर पर ना जाया जाए और लिफ्ट का इस्तेमाल ना किया जाए, हमेशा स्टेयर से नीचे उतरा जाए। तो हम उस समय ट्रेनिंग देते हैं और हम एक निवेदन भी करते हैं संस्था से कि आपके यहाँ जो भी आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड में एक फायर फाइटर, ट्रेंड फायर फाइटर को नियुक्त करें, उसे सिक्योरिटी प्लस फायर में दोनों में रखिएगा, तो आप जो लाखों रुपए के फायर सिस्टम्स लगवाते हैं वो मेंटेन भी रहेंगे और आपके स्टाफ को वो हमेशा ट्रेंड रखेगा वो। और कभी लेकिन संस्थानों में कितना होता है सर, ये भी निगरानी भी की जाती है क्या कि संस्थानों के अंदर आपने कह दिया कि ये ऐसे लोग होने चाहिए, ऑपरेटर होने चाहिए, ये जिम्मेदारियां तो तय कर दी गई हैं, लेकिन देखिएगा कैसे कोई कि वहां पर वो ऑपरेटर हैं भी कि नहीं? उस संस्थान के अंदर अगर एनओसी उन्होंने ले ली है तो ऑपरेटर है भी या नहीं? एनओसी होती है 3 साल की अवधि की टेम्परेरी, और प्रोविजनल होती है 1 ईयर की। तो जब भी वो नेक्स्ट ईयर रिन्यू के लिए करते हैं तो हमारी दोबारा टीम जाती है और उस सिस्टम्स को हर फ्लोर वाइज चेक करती है कि वो सिस्टम्स ओके हैं या नहीं हैं, और उनका एक मेंटेनेंस चार्ट होता है। हमारे द्वारा सुझाव दिया जाता है कि आपके यहाँ जो हाइड्रेंट सिस्टम लगाया गया है उसे हर फ्लोर पर एक वीकली या क्वार्टरली आप उसे चेक करें, वॉशिंग करें, कोई सा फ्लोर धो लें, तो उससे वो सिस्टम जो आपका हाइड्रेंट सिस्टम रहता है वो मेंटेन रहता है और आपके स्टाफ का एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जिस तरह से ये अग्निशामक यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र में एक रिफिलिंग डेट होती है, एक रिफिलिंग स्टिकर होता है उसका, तो जब वो रिफिलिंग डेट आने वाली होती है तो हम उस संस्थान को बताते हैं कि ये इस फायर एक्सटिंग्विशर्स को, अग्निशामक यंत्र को आप एक छोटा सा कंटेनर में आग लीजिए और अपने पूरे स्टाफ को बुलाइए, उसे खाली कीजिए, क्योंकि आपको वो रिफिल तो करवाना ही है। तो आप उस एक्सटिंग्विशर्स को जब आप ऑपरेट करना सिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर रिफिलिंग के लिए देंगे, तो आप खाली कर दें। जब वो खाली करेंगे, पंकज खरे जी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना होता है सर? ये कितना लोग हैं जो आप, क्योंकि समय समय पर आप अंतराल भी बता रहे हैं कि इतने टाइम के बाद उसकी रिफिलिंग होनी चाहिए, उनकी सर्विसिंग होनी चाहिए, लेकिन वहां पर आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों को पता भी होना चाहिए, लेकिन कितना होता है जमीनी स्तर पर? क्या असल में है ऐसा? और अगर नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन क्या?
ये सच्चाई है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है उस संस्थान की। उस संस्थान ने जो सिस्टम्स लगाए हैं तो उसको एक मेंटेन करना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति को, फायर के सिस्टम को। वो लगभग होता है नई बिल्डिंगों में और नई संस्थान जो खुली हुई हैं। पुरानी बिल्डिंगों में लगभग सिस्टम्स लगे हुए हैं और ये बिल्कुल सत्य है कि सिस्टम भी डैमेज हैं और वर्किंग कंडीशन में नहीं है। यही तो सर, यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट इसी तरफ तो इशारा कर रही है। साजिद खान, एनसीआरबी की रिपोर्ट की कहती है कि अगर आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 900 से ज्यादा आगजनी के ऐसे मामले मध्य प्रदेश के अंदर सामने आए, 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो आप जिस सिस्टम के बारे में आप बता रहे हैं ना, वो उसी सिस्टम के फेलियर को तो दिखाता है। साजिद खान, साजिद खान मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही है वह। जी जवाब दीजिए सर। जी सर, मेरा ये निवेदन है कि एक हम अपने परिवार में अपनी बहन बेटी को, किसी बच्चे को भी एक्टिवा दिलाते हैं, अगर छोटी सी कोई गाड़ी भी दिलाते हैं तो हम उसके बारे में 10 लोगों से पूछते हैं, परिवार में, दोस्तों से, मोहल्ले में, इसका मेंटेनेंस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसका रिसेल क्या है। तो हम अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को गुजार रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फायर में हमें कौन सी चीज़ें, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर हमें कैसे ऑपरेट करना है। सिंपल होता है, कोई बड़ा काम नहीं है उसमें। और अपनी ज़िंदगी ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, मॉल में, हमारे भारत के हर नागरिक को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए, फर्स्ट एड देना, प्राथमिक उपचार देना, ये सीखना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में कोशिश होती है कि हम अपने स्टाफ को ट्रेन करें और लेकिन इसको फॉर्मल नहीं, इसको सीरियसली। आपातकालीन सेवाओं के नंबर पता होना चाहिए, पुलिस का डायल 100, फायर 101, एम्बुलेंस 108। जैसे हम अपना बच्चे का नाम रखते हैं, नामांकन करते हैं, इतना ही याद करके, इतना ही उनको बच्चों को सिखाना है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल सो एंड सो नंबर। तो ये जब हम अपने देश में एक मुहिम चलाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तब एक जागरूकता आएगी। जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। आपके पास 1 करोड़ के इक्विपमेंट हैं और चलाना नहीं आते तो इक्विपमेंट का क्या मतलब हुआ? आपने बिल्डिंग बनाई, पूरा फायर प्लान बनाया, डिजाइन ड्राइंग कराई और आपने एएमसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, आपने फायरमैन को वहां पे अपॉइंट नहीं करा, तो सिक्योरिटी वाले तो कहेंगे मेरा काम नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले कहेंगे मेरा काम नहीं है। तो ये पल्ला झाड़ देते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सबको सब कुछ आना चाहिए। यही तो बात है सर, यही तो बात है कि अगर लोग पल्ला झाड़ रहे हैं या संस्थान अगर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्शन भी तो उनके ऊपर होना चाहिए ना। ऐसी कोई निगरानी हो कि जहां पर ऐसी कमियां नजर आती हैं तो उनको सामने ला करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहले उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, अगर उसके बाद भी वो गलतियां करते हैं, कमियां होती हैं तो एक्शन लिया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और जब घटना होती है तब हम लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंटरव्यू होते हैं, मीडिया में आता है। ये काम रोज का है, ये काम एक दिन का नहीं है कि घटना हो गई तो आज चर्चा हो गई, चर्चा में बैठ गए, हमने जवाब दे दिया, आपने सवाल कर लिया। ये तो जिंदगी का सवाल है। जैसे देश की सुरक्षा हमारी फौज के हाथ में, बाहर के दुश्मन से वो निपटती है, ऐसे ही अंदर की दुश्मन हमारी है आग, इससे हमें निपटना है। जान की, माल की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूक करना हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। और ये लोगों को जागरूक करना बड़ा जरूरी है क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। और इसीलिए मेरा सवाल गौरव वर्मा जी आपसे भी है। गौरव वर्मा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आजकल जितनी भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन पर कितने लोग इतना फोकस करते हैं, इस पर फोकस करते हैं कि अगर कभी आप खुदा ना खास्ता आपात स्थिति बन जाती है, आग लग जाती है या कोई और दूसरी चीज होती है, तो उस हिसाब से नक्शा या जो चीजें हैं घर की या उस संस्थान की, वो उसको मैनेज करवाते हों या देखते हों, इस बात का जिक्र करते हों कि कहीं कभी भी ऐसी बुरी स्थिति आ जाए तो उससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए? क्या जो नए निर्माण हो रहे हैं उनमें इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? क्या रखा जा रहा है? जो नए निर्माण हो रहे हैं, इक्विपमेंट वगैरह। हाँ, ठीक है, यानी कि नए निर्माणों में ये सब कुछ हो रहा है, गौरव वर्मा की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जो पुराने निर्माण हो रखे हैं, योगेश सिंह सिलाइच,
जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें बड़ा खतरा होता है, और इस बात का जिक्र पंकज खरे भी कर रहे थे कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन पुरानी बिल्डिंगों के अंदर ये जो सिस्टम है वो खराब होता हुआ कई जगहों पर कोलैप्स हो चुका है, और इसलिए एनओसी देते वक्त भी बड़ी परेशानियां आती हैं। तो अब जो पुरानी बिल्डिंग है, जो ज्यादा पुरानी भी नहीं, इतनी भी नहीं है कि जर्जर हो चुकी हो, लेकिन पुरानी हो चुकी है, वहां पर ये सिस्टम जो है ठीक तरीके से नहीं है, तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए? योगेश सिंह सिलाइच कनेक्ट हुआ है। तो मैं जरा जल्दी से पंकज खरे जी, इस पर मैं आपसे जवाब ले रहा हूं कि क्या अब ऐसे में करना चाहिए? पंकज खरे जी बताओ, उसमें पुरानी बिल्डिंग में क्या करेंगे? हेलो जी, पंकज खरे जी बताइए। आपसे निवेदन है, प्रश्न दोबारा पूछें। हाँ, मैं दोबारा से अपना जी, सवाल रख प्रश्न देता दोबारा हूँ। सवाल पूछें। सर ये है कनेक्ट नहीं कि हो पाया। आपने कहा कि पुरानी बिल्डिंगों के अंदर तो आज भी कुछ कमियां हैं, नई बिल्डिंग्स में तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोग इसका ध्यान रख रहे हैं, जो नई बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट कैसे हो, वहां पर पूरा नक्शा बाकायदा तय किया जाता है। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी इमारतें हैं, वहां पर कैसे इन चीजों को सुनिश्चित करें और वहां पर कैसे सुधार करें? ये तो मानना पड़ेगा कि कमियां तो हैं वहां पर। पुरानी बिल्डिंगों में जब, जी हाँ बेशक हैं कमियां, लेकिन प्रबंधन का, वहाँ की संस्थान का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि हम तो एनओसी दे देते हैं, लेकिन हमेशा डेली आपको मेंटेन करना, फायर का जो टैंक बना हुआ है ऊपर टेरेस पर वो फुल है या नहीं है, फायर सिस्टम ओके है या नहीं, तो वहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है ये। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि पुराने भवनों का, पुराने भवन जब एनओसी लेंगे, एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ हमारी एक कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी एग्जिट उन्हें बनाना होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में उनके जो पुराना ढांचा है उस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा सुधार करना होगा। चारों तरफ हमारा फायर व्हीकल घूमना चाहिए, राउंड में फायर व्हीकल के लिए उसका एक माप होता है, मापदंड होते हैं कि चारों तरफ हमारा फायर व्हीकल घूम सके, स्टेयर होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, तो ये सुधार किया जाएगा उस पुराने भवनों में। ठीक है। और देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे रिहायशी इलाके खास करके ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सकरी गलियां होती हैं सर, बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर वहां अंदर तक पहुंच बनाना, वहां अंदर जाकर के आग से लड़ना और लोगों को बचा करके बाहर निकालना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो उस वक्त कैसे किया जाता है सर? ये सच्चाई है कि जो अपने सकरी गलियों का आप बता रहे हैं, सकरी गलियों में हमें यदि किसी प्रकार के भीषण अग्निकांड होता है तो वहाँ हमें फायर कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हमारे छोटे व्हीकल को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ, और पाइपलाइन जो हमारे यहाँ 50 फीट का एक पाइप होता है तो उसे कनेक्ट किया जाता है। कमला नेहरू में भी यही था, 3rd फ्लोर पर था, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम थे नहीं, उनके यहाँ सिस्टम नहीं थे, तो हमारे यहाँ के फायर फाइटर्स लगभग 8 से 10 होस पाइप कनेक्ट किया था उन्होंने। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ अतिक्रमण, इनक्लोजमेंट। जी बिल्कुल, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, और अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर जो हमने देखा है ना कि आप घेराव कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, और उसकी वजह से जब कभी भी ऐसी आपात स्थिति बन जाती है तो ऐसे में जो फायर फाइटर हो या दूसरी सुविधाएं अगर पहुंचनी भी होती हैं तो वहां तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। छोटी छोटी सकरी गलियां वैसे ही हो जाती हैं, और बड़े बड़े अगर संस्थान ऐसी गलियों में होते हैं या छोटी गलियों में अगर कोई बड़ी इमारत है जहां पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में क्या इन चीजों को देखा जाता है कि गलियां छोटी हैं, वहां पर क्या फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच पाएगी? पंकज खरे जी, तो जब एनओसी दी जाती है तो इन सब चीजों को भी देखा जाता है क्या? जी बिल्कुल देखा जाता है। कितना चौड़ा रोड होना चाहिए चारों तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फायर व्हीकल घूमने का स्थान होना चाहिए। जी, जो आपके फायर सिस्टम्स हैं वो पूरे बाहर की तरफ लगे हों। एक फायर ब्रिगेड इनलेट होता है हमारा, फायर व्हीकल आती है और उस भवन से कनेक्ट कर लिया जाता है उस सिस्टम को, यदि पानी की कमी होती है तो। ठीक है, लेकिन अब इस घटना के बाद से क्या हमने सीख ली है? क्या प्रदेश के अंदर बाकी अस्पतालों के अंदर इन चीजों के अंदर सुधार लाने की तरफ कुछ कोशिश की जा रही है? क्या पंकज खरे जी आपको नजर आता है इसमें? अब आपके माध्यम से इस मैटर को उठाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमला नेहरू हॉस्पिटल में जो भी दोषी था उन्हें निलंबित किया गया है।
बस मेरी आप सभी से प्रार्थना है, स्पेशली मीडिया बंधुओं से, कि इस अभियान को हमेशा चालू रखें और हमारी तरफ से फायर ब्रिगेड नगर निगम भोपाल की तरफ से निरंतर जांच होती रहती है और फायर एनओसी के लिए जब भी हम जाते हैं तो वहां टीम जाती है और दिशा निर्देश देती है और फायर एनओसी सभी को लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ अवेयरनेस पूरे भोपाल के नागरिकों के लिए बेशक जरूरी है। ठीक है, अब मैं जरा साजिद खान जी से सवाल कर लेता हूँ। साजिद खान जी, मैं आपसे जरा जानना चाह रहा हूँ कि जितनी चीजें हैं आज के समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने कहा कि समय समय पर आकर के ना हम लोगों को बताते भी हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहां के एम्प्लॉयज को भी हम जागरूक करते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको ऑपरेट करना है। आम लोगों को भी ये चीजें मालूम होनी चाहिए। सपोज मॉल में जा रहे हैं या किसी और बड़े संस्थान में जा रहे हैं, आम नागरिक है, अगर वहां पर कभी भी ऐसा हो जाता है तो कम से कम वो भी आगे आकर के सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है उस वक्त आग बुझाने में या किसी और दूसरे काम में। तो लोगों को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, क्या कुछ बेसिक चीजें हैं जो बता सकते हैं आप सर? जी देखिए, बेसिक चीज तो ये है कि सबसे पहले आपको सेफ्टी फर्स्ट पूरी जिंदगी याद रखना है। जी, किसी भी मॉल में आप जाते हैं वहां पर जाइए, जाने के बाद फायर एग्जिट होता है, फिर वहां पे आपको देखिए कभी कोई घटना हो जाए तो जनता के सहयोग से मिलके हेल्पिंग हैंड जिसे बोलते हैं हम, जी, जैसे हम आप सहयोग करें, ना कि भीड़ बना के तमाशा देखें, वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे डालें। ये काम नहीं है हमारा, जनता का काम है। प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, जो भी बिजली विभाग या कोई भी रेस्क्यू काम है उसमें मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग हैंड हमें बनना है। अभी हमने दीपावली पे एक मिशन छेड़ा था। जी जी, बिल्कुल। दीपावली पे 1 बाल्टी भर के पानी रखें हर घर के दरवाजे पर। ठीक है, मिशन सुरक्षित भारत। आइए, सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा, एक साजिद खान जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाह रहा हूँ। चलिए, ये तो हमने अस्पतालों के अंदर भी देखा, कई बार ना घरों में भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, अचानक से आग लग जाती है या कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसी चीज हो जाती है, तो उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? हमें पानी, क्योंकि आप कह रहे हैं पानी का भी इस्तेमाल, लेकिन क्या, क्योंकि कहा जाता है कि रेत का इस्तेमाल करना चाहिए, रेत का इस्तेमाल ज्यादा कारगर होता है अगर आग लग रही है, क्योंकि घर में सिलेंडर भी होता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए, घर में अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले अपना स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, बिजली के ऊपर कभी पानी ना डालें। हाँ, कोई भी इक्विपमेंट हो। दूसरा ये कि सबसे पहले आप ये जोर जोर से चिल्लाएं, फायर ब्रिगेड को कॉल करें, फोन लगा के मदद के लिए बुलाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक में आग लग गई है तो हमें क्या करना है। वैसे आजकल एमसीबी का देखा है, किसी भी एक सेक्शन में आग लगती है तो एमसीबी ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जब आपका कंट्रोल हो गया, एमसीबी ट्रैप हो गई, तो उसको दोबारा चालू करने का प्रयास ना करें। घर में अगर गैस लीकेज होती है, खिड़की दरवाजे खोल दें। बिजली के किसी भी इक्विपमेंट के कभी भी हाथ ना लगाएं, यानी स्विच ऑन है तो ऑफ ना करें, ऑफ है तो ऑन ना करें। अच्छा, ये बड़ी दुविधा होती है सर, ये कह दिया जाता है कि जब अगर गैस सिलेंडर में अगर लीकेज हो रही है तो आपको जो स्विच है वो ऑन नहीं करना है। तो आप कह रहे हैं कि ऑन या ऑफ दोनों में से कुछ नहीं करना है, आपको छेड़ना नहीं है बटन को, टच ही नहीं करना है। हाँ, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आपको टच ही नहीं करना है किसी भी को। यानी आपका पंखा चल रहा है तो बंद नहीं करना है, बंद है तो चालू नहीं करना है। हाँ, ठीक है, उसमें क्योंकि बटन ऑन ऑफ करने में स्पार्क होता है हल्का सा, और उसी चिंगारी की वजह से आग लग सकती है। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। आपको ये समझना होगा कि ये किसी संस्थान के बारे में नहीं है,
ये अस्पताल में जो घटना हुई है, अब ये सीखने वाली चीजें हैं, हमें समझने वाली चीजें हैं। कम से कम हमें अब आगे एहतियात बरतने वाली वो चीजें हैं जो कि हमें अपनी जिंदगी में लेकर के आनी होगी, हमें अपनी जिंदगी में उतारनी होगी। और इसलिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर हमारे घर में भी कभी खुदा न खास्ता कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो हमें कैसे उन सबसे पार करना होगा। कह रहे इसको लेकर के आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। बहुत शुक्रिया पंकज खरे जी और साजिद खान जी, आप हमारे साथ दोनों ही कार्यक्रम में जुड़े। एक चीज जी जी सर, एक आखिरी में, हाँ बताइए सर। आखिरी लास्ट, हाँ हमारे घर में हमारी माँ बहनें खाना बनाती हैं, हाँ किचन में आग लग जाए, क्योंकि जब वो फ्राई करती हैं कोई भी चीज डालती हैं तो उसमें एक ऑयल में एक आग लगती है। अब वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, वहां फिर उसके बाद आप पानी डाल नहीं सकते ऑयल में, हाँ तो इसके लिए आग लग जाए, सबसे पहले एक बड़ा मग लेके ऑयल के अंदर सूखा आटा डाल दें। अच्छा ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए इंडिया न्यूज को। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं और आगजनी के बाद यहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली। एहतियाती कदम आपको कैसे उठाने ये भी बताया गया है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।